हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटी नेट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है वो आपका यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। किस किस का रेजिडेंशियल स्टेटस मैं आपको बताऊंगी, इंडिविजुअल का बताऊंगी, एचयूएफ का बताऊंगी और कंपनी का बताऊंगी। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे हम एक पर्सन की टैक्स लायबिलिटी का पता लगा सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट है इंडिया का, तो उसे कितना परसेंट जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस को जानना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आपको हर वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके मेरे हर पीडीएफ नोट्स का, हर एमसीक्यू सीरीज़ का बेनिफिट उठाइए। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंडीशंस और उसके बाद पढ़ेंगे हम एडिशनल कंडीशंस। ये क्या कंडीशंस है, क्यों पढ़ेंगे? ये वे कंडीशंस हैं जिसके द्वारा हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जिसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन समझ में आ जाती हैं देन आपको पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली बेसिक कंडीशंस क्या बोलती है? पहली बेसिक कंडीशंस ये बोलती है कि ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वो इंडिया में कितने दिन रहा होना चाहिए पर्सन? 182 दिन या उससे ज़्यादा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन बोलती है कि ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल 60 दिन या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहा हो, और साथ ही एंड हैज़ बीन इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के इमीडिएटली प्रिसीडिंग जो भी 4 साल हैं उनमें कितने दिन वो इंडिया में रहा हो? 365 दिन या उससे ज़्यादा। यही दो कंडीशंस है। पहली कंडीशंस पिछले साल इंडिया में कितने दिन रहा होना चाहिए? 182 दिन। अगर ये कंडीशंस भी फुलफिल नहीं होती है तो दूसरी कंडीशंस क्या है कि वे पिछले साल इंडिया में 60 दिन रहा होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रोसीडिंग जो भी 4 साल है उसमें वो 365 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए। ये है आपकी बेसिक कंडीशन। आपको इन्हें अच्छे से समझना है। हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है आपकी एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस में पहली कंडीशन बोलती है ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया। वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए कितने साल तक? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स के 10 सालों में से 2 साल तो वो इंडिया में रहा होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन बोलती है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन बोलती है कि पिछले 7 सालों में से 730 साल जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो बेसिक कंडीशंस आपने पढ़ ली, एडिशनल कंडीशंस भी आपने पढ़ ली। ठीक है, दोनों कंडीशंस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को देखने से आगे देखने से पहले इन दोनों कंडीशंस को लिख लीजिए जल्दी से, ताकि आपको आगे जो मैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगी वो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपने पहले कभी इनकम टैक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया जाता है। किसके कौन से सेक्शन है? सेक्शन 6। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो को पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह का होता है इंडिविजुअल का? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम बोलते हैं ROR। दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और तीसरा होता है आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं इंडिविजुअल के। इस डायग्राम में मैं आपको हर टर्म को समझाया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिडेंट भी पढ़ा रहा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी पढ़ा रही है मैम, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी पढ़ा रही है, नॉन रेजिडेंट भी पढ़ा रही है। तो इतने ज़्यादा रेजिडेंशियल स्टेटस इतने नहीं होते हैं, 3 होते हैं मेनली। एक होता है आपका ROR, दूसरा होता है RNOR और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। ब्रीफ इसलिए बहुत ज़्यादा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जब मैं इससे अगली वाली वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको
ये पता चलेगा कि फॉरेन इनकम क्या होती है, इंडियन इनकम क्या होती है और टैक्स इंसिडेंस किस तरह से कैलकुलेट होता है, तब आपको जो है वो ईजिली समझ आएगा। फिलहाल आप इसे रेजिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से समझें, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिडेंट। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंडर रेजिडेंट को डिफाइन किया होता है। रेजिडेंट होता है निवासी, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ठीक है। रेजिडेंट कौन होगा, कौन सा पर्सन रेजिडेंट होगा, बे इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा तो बेसिक कंडीशंस में से कितनी कंडीशन फुलफिल कर देगा, एक कर देगा। चाहे वो 182 वाली कंडीशन फुलफिल करे, चाहे वो 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो रेजिडेंट हो गया इंडिया का। समझे मेरी बात? आई होप आप समझे। नेक्स्ट है रेजिडेंट, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है बिल्कुल स्थायी निवासी, ठीक है। एंड इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस एंड बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। अगर कोई पर्सन जो है वो एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, और एक बेसिक कंडीशन के साथ साथ वो दो एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। दो एडिशनल कंडीशन जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, ठीक है, वो दोनों की दोनों फुलफिल कर दी तो वो कौन सा पर्सन हो गया? वो हो गया आपका इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, बिल्कुल स्थायी निवासी। समझे बात को? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR। तो क्या होता है RNOR? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस बट नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है। वो क्या करता है कि एक बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर देता है लेकिन दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है? रेजिडेंट हो जाता है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऊपर वाला रेजिडेंट भी तो यही बोलता है, ठीक है, और ये वाला भी, दोनों ही सेम है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, रेजिडेंट भी सेम है और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी सेम है, ठीक है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। रेजिडेंट होगा तो वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, दोनों को सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ बोल रही हैं, ठीक है। इसमें भी वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ा हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। नेक्स्ट है आपका नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का निवासी है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, तो उसे क्या ज़रूरत है बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने की, ठीक है, वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। एन इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ ही सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ठीक है। वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। कितने तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा? एक आपने पढ़ा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या फंडा था? एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा, दो जो है एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। दूसरा हमने पढ़ा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें क्या था? सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दो, ठीक है, आप रेजिडेंट हो जाओगे इंडिया के, ठीक है। और तीसरा क्या था? नॉन रेजिडेंट, कोई भी बेसिक कंडीशन मत फुलफिल करो, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं होंगे। आई होप आपको समझ के आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ किसका? HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी तो एक बिज़नेस है, ठीक है। अब उसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये बिज़नेस इंडिया में है या फॉरेन का बिज़नेस है, ठीक है, या ऑर्डिनरी है या नहीं है, वो बट एवर जो भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिडेंट। ए इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज़ होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब बिजनेस का पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में ही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है, स्थायी, मतलब सॉरी रेजिडेंट मतलब वहाँ का रहने वाला, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होगा? अ रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ द कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग सक्सेसिव कर्ताज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशंस। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होगा?
कि जो 2 एडिशनल कंडीशंस को फुलफ़िल कर देगा, जो 2 एडिशनल कंडीशन मैंने आपको पीछे पढ़ा दी हैं, उन दोनों को कंडीशंस को फुलफ़िल कर देगा तो वो HUF क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट क्या होगा, नॉन रेजिडेंट वे होगा जिसका पूरा का पूरा, जिस बिज़नेस का कंट्रोल इंडिया में नहीं है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया है, वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। आई होप आप समझ के। नीचे एक और मैंने नोट लिखा है कि इफ़ द कर्ता और मैनेजर ऑफ ए रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशंस, अगर वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, इज ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हम उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोलेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो एक बात आपको ये हमेशा याद रखनी है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, सेम होता है। सेम क्या मतलब, दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस ये होता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। HUF और इंडिविजुअल ये दोनों ही ऐसे रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने के दो ऐसे ही हैं जिनका जो है वो क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो आई होप आप समझ के होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनीज का, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का भी तो कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस होगा कि वो इंडिया की कंपनी है या फॉरेन की कंपनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेजिडेंट कंपनी, एक इंडिया की कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होती है इंडिया की, ठीक है। वे जो इंडिया की कंपनी है वो इंडिया की तो रेजिडेंट होगी, इंडियन कंपनी है तो इंडिया की रेजिडेंट कंपनी होगी, ठीक है। और फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है, कैसे हो सकती है, इफ़ only if during the previous year control and management of affairs situated in wholly in India, जिसका पूरा का जिसका मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो, इंडिया में हो, तो वे फॉरेन कंपनी क्या होती है, रेजिडेंट हो जाती है इंडिया की। और फॉरेन कंपनी इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट, एक फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट भी होती है, कैसे होती है, इफ़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज आइदर होली और पार्शली सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेन मतलब जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होगा, आउट ऑफ इंडिया होगा, तभी तो वो नॉन रेजिडेंट हुई। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कंपनी का 2 तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। क्या होता है, एक रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। हमेशा ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है HUF से और इंडिविजुअल से, ठीक है। लास्ट ईयर इस तरह का क्वेश्चंस आया था जिसमें HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस बताया था, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि इसमें से कौन सा जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, तो आपको मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस एक जैसा होता है, ठीक है। एक जैसा मीन्स कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेकंड, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। और कंपनीज का क्या होता है, या तो वो रेजिडेंट होती है इंडिया की या तो वो नॉन रेजिडेंट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था ये पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट। मेन आपको याद रखना है सिर्फ बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आगे जो है वो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ये आपका मैंने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था असेसमेंट ईयर, कुछ उसमें मेरा इशू हो गया था, साउंड का कुछ इशू हो गया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी उसमें समझा दूंगी। असेसमेंट ईयर जो है इस दोनों को समझा दूंगी। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वे होता है जिस ईयर में आपकी इनकम को क्या किया जाता है, जिस ईयर में आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स में होता है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ द इनकम इज अर्न 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, ठीक है। अगर कोई इनकम अर्न की गई है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, तो इट विल बी टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर, वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगले साल। देयरफॉर 16-17 क्या हुआ आपका, जो भी 16-17 का ईयर हुआ वो हुआ आपका प्रीवियस ईयर, और जो भी 17-18 का ईयर हुआ वो हुआ आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें जो थी वो मैं साउंड की वजह से वहाँ पे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आई है, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप जो है मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए PDF नोट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।